कमीशन ने भी सेफ रखने के लिए रिकमेंडेशन है जो कि दी है। आगे बात करते हैं, पहला असेट है जो कि NARCL के पास में दोस्तों आ चुका है। आपको मालूम ही है कि एक कंपनी अलग से बनाई गई थी सरकार के द्वारा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि बैंकों की क्या होता है, जैसे कि आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया और चुकाया नहीं, तो बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लेगा 100 करोड़ की। अब बैंक के बेचारे की समस्या हो जाती है, बैंक उसको बेचेगा, ऑक्शन करेगा, ध्यान रखेगा, बैंक के अलग से क्या है वो एक और प्रॉब्लम हो गई अलग से बेचने की। तो क्या हुआ कि ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज है ना, उसको अलग से सरकार ने एक बॉडी बना दी कि वो इसको देखेगी और बैंकों को पैसा देगी। समझ गए मेरी बात, बैंकों को तो वो पैसा दे देगी और फिर वो इसको हैंडल करेगी प्रॉपर्ली, वो काम ही ये करेगी, जिसका नाम NARCL है जो कि रखा गया है, जिसको बैड बैंक भी बोला गया है। यानी कि बैंक के पास जो भी बैड एसेट है वो ले लेगा। पहला एसेट है जो कि उसके द्वारा ले लिया गया है JP इंफ्रा का, है ना, ये एक इंफ्राटेक करके कंपनी थी, उसका एसेट है जो कि उन्होंने ले लिया है दोस्तों। ठीक है गाइस, यूनियन बजट 2021-22 में इसके बारे में बोला गया था, है ना। लार्ज NPA हो रहे हैं, उससे बचने के लिए दोस्तों ऐसा किया गया था। ठीक है, 500 करोड़ से ऊपर का जो भी महंगा केस होगा ना, वो NARCL है जो कि ले लेगा। ठीक है गाइस, ये यहाँ के अंदर बताया गया है। चलिए और आगे बात करें तो 15% तो कैश देगा बैंकों को और 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा कि इतने टाइम के अंदर हम ये पैसा रिकवर करके आपको अवेलेबल करवा देंगे। समझ गए मेरी बात, ये मैटर है पूरा का पूरा। आगे इंपॉर्टेंट बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि एक महिला को 33 वीक तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का परमिशन दे दिया और कोर्ट ने बोला है कि अगर बच्चे में अबनॉर्मलिटी है तो ये अधिकार है मदर को कि वो कितने ही महीने की प्रेगनेंसी हो जाए, अगर वो सेफ है खुद तो प्रेगनेंसी अलाउ कर देंगे। 32 वीक हो 33 वीक हो, डजंट मैटर एट एनी कॉस्ट। हमारे यहाँ पे दोस्तों 24 वीक का प्रावधान है, 24 वीक के अंदर आप टर्मिनेशन करवा सकते हो। उसके बाद में आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा वैलिड कारण डॉक्टर की कमेटी को। ठीक है गाइस, चलिए वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर दोस्तों आपको मालूम है हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब है। तो अभी रिसेंटली स्मृति ईरानी का ये WIF में के अंदर बोला है कि आप कुछ और क्राइटेरिया एड ऑन करो ताकि हमें नंबर मिल सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अंदर स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मजाक नहीं कर रहा हूं, कि उन्होंने बोला है कि पंचायत लेवल के ऊपर महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है ये भी आपको देखना चाहिए। समझ गए मेरी बात, इससे हमें क्या होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन अच्छा है क्योंकि हमने 1/3 तो रिजर्व कर रखी है, तो उससे हमारी ग्लोबल पोजीशन थोड़ा जेंडर गैप के अंदर बेहतर होगी। समझ गए, तो ये स्मृति ईरानी के अंदर ने दोस्तों 4 चीजों के बारे में बोला है जेंडर गैप में एड ऑन करने के लिए। मतलब पहले 4 तो ऑलरेडी होती थी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ और एजुकेशन लेवल। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर हमें थोड़े अच्छे नंबर है जो कि मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पे 1.5 मिलियन महिलाएं हैं जो कि पंचायत सिस्टम के अंदर एनरोल्ड है। समझ गए, और उसके बाद आज हमारी जेंडर गैप में रिपोर्ट में देखोगे अगर रैंकिंग तो दुनिया के 146 कंट्रीज में से हम लोग पता है कहां पर है, 136 पे, 135 के ऊपर है। मतलब भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब की बहुत अच्छी रैंकिंग है और हमारे से नीचे सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इतने बुरे हाल जेंडर गैप के अंदर। 4 क्राइटेरियाज है यहाँ पे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बांग्लादेश का यहाँ पे डाटा दिखा रखा है, बहुत ही परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। अब हमें क्या होगा, पॉलिटिकल में थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो हमारा ओवरऑल रैंकिंग थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ये वाली कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें येलो बैंड डिजीज के बारे में। ये येलो बैंड डिजीज क्या है, ये कोरल डेथ का कारण है जो कि थाईलैंड में बताया गया है। बैक्टीरियल डिजीज है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कोरल की खराब करता है और उनको खत्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कोरल जो है ना उसका कलर येलो हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती है ना, तब ऐसा होता है। तो ये